जब हमने आइंस्टाइन की तीनों असम्पशंस को लिया और उन सब के ऊपर काम किया तो मेरे पास कुछ चीज़ें निकल के आई, विच इज़ कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैं, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो वी से कि जब ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास होता है तो उसके ऊपर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि किसी भी एनर्जी स्टेट, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का किसी भी एनर्जी स्टेट में होने के लिए जो हम एक्सप्रेशन देते हैं तो वी मेक यूज़ ऑफ हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन विच इज एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ En by kBt, where En is my energy of that particular harmonic oscillator या उस सिस्टम का। Hence we say कि now since all the oscillators are independent and have the same vibrating frequency, Maxwell-Boltzmann distribution law is still applicable. Thus the probability of an oscillator having energy जो हमें चाहिए is given by Boltzmann function which is exponential minus of En by kBt। En की जगह पे जो भी हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी विद रिस्पेक्ट टू हमारे सिस्टम वही हमारी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एवरेज एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज एनर्जी जो हम निकालते हैं वो निकाली जाती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकालते हैं हम वो हमें पता लगता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो विल वेरी सून लेट यू नो कि ये कैसे निकलेगा। इसके एक बारी स्पेसिफिक ख़त्म करने के बाद विल क्लियर दिस थिंग कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हमें टोटल एनर्जी का जो हमने एक्सप्रेशन लिया है En उसकी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम बोल्ट्जमैन फंक्शन से एंड नीचे बोल्ट्जमैन फंक्शन का ही हम समेशन लेंगे। नाउ एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे, जब हम डुलोंग पेटेट कर रहे थे तो वी सेड कि हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम जो था वो कॉन्टिन्यूस था, उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं थी। तो वी सेड कि जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो हम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पे हमने बोला है कि आइंस्टाइन के अंदर हमारी डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज हैं, तो इस केस के अंदर हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, विल समेट। समेशन करने का मतलब है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है एंड वी हैव टू ऐड देम ऑल। तो मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा ये वाला एवरेज एनर्जी का। उसके अंदर बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है और कोई नहीं है, सिर्फ पुट करो, समेशन की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले En की वैल्यू डाल देते हैं। अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हमारी En की वैल्यू क्या थी? इट वॉज n + ½ h क्रॉस ओमेगा। तो मैंने वही चीज़ डाल दी। h क्रॉस ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो मैंने पहले ही उसे बाहर ले लिया। n + ½ अंदर बचेगा, यहाँ पे n + ½ h क्रॉस ओमेगा बाई kBt आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में भी हमें डालना है। सेम चीज़ हमारी नीचे आ जाएगी। अब जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, जो हमारा h क्रॉस ओमेगा बाई kBt है, ये जो फैक्टर है इसको मैंने नाम दे दिया x फॉर द टाइम बिंग, राइट, क्योंकि ये इंडिविजुअली कहीं भी पिक्चर में नहीं आ रहा है तो इसको एज अ होल हम ले सकते हैं बजाय कि हर बार लिखें और कंफ्यूज हो। तो इस चीज़ को मैंने जब पुट करा तो n + ½ एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x आ, थोड़ा सा देखने के लिए या सॉल्व करने के लिए मेरे लिए इजी पड़ेगा। यहाँ से अब एक चीज़ देखो, जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखा है तो मैंने इसे कुछ टर्म्स के लिए एक्सपैंड कर दिया सीरीज को। समेशन है तो n की वैल्यू 0 तो ½ इंटू एक्सपोनेंशियल x/2, यहाँ से सेम चीज़ आएगी। सिमिलरली नीचे आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है वो सेम चल रहा है, विच इज x/2 3x/2 5x/2 x/2 3x/2 5x/2 एंड इसके साथ ये कोफिशिएंट्स आते जाने। तो बेसिकली जो ऊपर वाला है इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मतलब अगर मेरे पास log x हुआ करता था तो उसका जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था? इट वॉज 1/x। अगर यहाँ पे log of 2x होता था तो हम बोलते थे इट विल बी 1/2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो आई विल गेट 1/x अगेन इन दिस केस। बट अगर आगे होता है तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो सेम वे वी से कि जो मेरा ऊपर वाला है इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, तो मैंने log लगाया, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव बना दिया। डेरिवेटिव बनाया तो मैंने क्या किया, इसके अंदर देखो x/2 का कॉमन फैक्टर है, हर टर्म के अंदर x/2 आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है मैं फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल के मैंने अलग से कर लिया।
तो यहाँ पे आएगा h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स मेरा फ्रैक्चरल पार्ट निकलते ही यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट 1 प्लस ई एक्स प्लस ई टू एक्स। तो अब अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमारी जो ये सीरीज होती है इट इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस ई एक्स, कंपैटिबल होती है। वैल्यू को हम पुट कर देंगे, राइट। यहाँ से x बाई 2 क्यों आया, क्योंकि log e x बाई 2 है, log e x बाई 2 है, x बाई 2 आगे आएगी log नेचुरल ऑफ e एंड इसकी वैल्यू इज 1, तो आई विल ओनली गेट x बाई 2 का फैक्टर। तो मेरे पास आ गया सिर्फ x बाई 2 और यहाँ से आया ये चीज़। अब जब हमने इसका क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो h क्रॉस ओमेगा x बाई 2 का सिर्फ 1 बाई 2 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ का, और माइनस जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर आएगा सिर्फ ये, बेसिकली log 1 माइनस ई एक्स है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन जो भी मेरी वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस 1 माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा ई एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी चीज़ को मैंने आगे सॉल्व कर दिया x की वैल्यू लाने के लिए। यहाँ से देखो e रेज़ टू पावर x दो जगह पे आ रहा है, तो व्हाट आई डिड इज मैंने e की पावर x को कॉमन ले लिया, बेसिकली डिवाइड कर दिया। नीचे आएगा तो e की पावर माइनस x, और यहाँ पे तो कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर मेरा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी इन केस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन करा था तो वी सेड कि ई एन इज गिवन एज n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो दैट मीन्स अगर मेरी n की वैल्यू 0 लेती हूँ, मैं 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है, तो n की वैल्यू 0, E0 विल बी इक्वल्स टू हाफ h क्रॉस ओमेगा, राइट। अब इधर आते हैं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब कुछ 0 कर दूँ, जहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस की टर्म है वो मेरी 0 चली जाएगी, क्या बचेगी h क्रॉस ओमेगा बाई 2। ये क्या है, सेम ये वाली है, तो इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। तो फर्स्ट प्रूफ तो हमारे पास यही आ गया कि दोनों चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ठीक चल रही हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं सॉल्व करने के बाद भी। अब ये मेरी एनर्जी है किनकी, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, राइट। अब टोटल मेरे पास कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, हमने बोला था n ऑसिलेटर्स इन 3 डायमेंशन इज इक्वल टू 3n ऑसिलेटर्स इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का हमारे पास En है, 3n से उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट CV विल बी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट जब इसे डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट वॉज अ कांस्टेंट, सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी 3n एज इट इज आएगा। इसके बाद क्या होगा, h क्रॉस ओमेगा एक तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया था, सेम चीज डेरिवेटिव लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारा ये चीज निकल के आएगी। इसके अंदर अब एक चीज आप देखो, h क्रॉस ओमेगा बाई के बी जहां पर भी है, h क्रॉस ओमेगा बाई के बी, पहले हमने x लिया था h क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी। अब टेम्परेचर के अलग जो भी चीज है h क्रॉस ओमेगा, उसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर विच इज थीटा ई। अब कोई पूछे थीटा ई की आप मुझे डेफिनेशन बताओ, तो थीटा ई की डेफिनेशन निकालने के लिए द बेस्ट थिंग इज जो भी मेरा CV का एक्सप्रेशन है उसके अंदर विल से एट टेम्परेचर इक्वल्स टू थीटा ई। टेम्परेचर इक्वल टू थीटा ई क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल 1 ओवर एक्सपोनेंशियल 1 माइनस 1, तो उसको सॉल्व करके कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइंस्टाइन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कम्स आउट टू बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो वो मेरी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ आइंस्टाइन टेम्परेचर। अब आइंस्टाइन टेम्परेचर के टर्म से मेरा CV का एक्सप्रेशन आएगा ये। विद दिस मेरा एक पार्ट तो कवर हो गया कि मुझे आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन निकल के आ गया मेरा CV का। नाउ मैंने डुलोंग पेटिट के अंदर पूरी डिटेल में नहीं बताया,
इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है। रीजन बीइंग आपके सिलेबस में आइंस्टाइन की डेरिवेशन है एंड डिबाय की डेरिवेशन है, डुलोंग की आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। जैसा कि एक बच्चे ने भी पूछा था कि आप एमडीयू के एग्जाम पेपर्स को ही सॉल्व कराइए, तो यस वी आर सॉल्विंग दोज पेपर्स ओनली। उन्हीं पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें टॉपिक वाइज यूनिट वाइज करा रही हूँ। 3-4 प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो पैटर्न्स हैं कितने मार्क्स में आया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आइंस्टाइन का अगर आपका आता है 12 नंबर का, 15 नंबर का, तो आपको ये पूरा करना होगा, जिसके अंदर आपको जो है आपका डुलोंग का जो है आपको डिटेल में नहीं बताना है, बट जो भी आपका आइंस्टाइन है इसे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब आंसर आइंस्टाइन ने हमें दे दिया है, इसके अलावा अब हमें ये चीज भी दिखानी पड़ेगी कि क्या ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से कंपैटिबल है। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केसेस, जब मेरा टेम्परेचर जो है थीटा ई से काफी बड़ा है, मतलब मेरा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, रूम टेम्परेचर्स के अराउंड है, तो विल से थीटा ई बाई टी, जो ये वाला पार्ट है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। 0 की तरफ टेंड करेगा तो एक्सपोनेंशियल का जो पार्ट होता है उसको हम खोल देंगे, उसको हम एक्सपैंड कर देंगे। अब एक्सपैंड करते हैं तो ये इस तरीके से आता है, प्लस थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का क्यूब, होल क्यूब। लेकिन सिंस थीटा ई बाई टी इज टेंडिंग टू 0, जो हाई पावर की टर्म्स हो गए उन्हें हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ ये बचेगा। इसकी जगह पे हम इसे पुट करेंगे, ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर है तो ये वाला पार्ट इससे पूरा कैंसिल होगा। एंड इसके बाद मेरा बचेगा 3n kb 1 प्लस थीटा ई बाई टी। अब थीटा ई बाई टी टेंडिंग टू 0 है तो 1 प्लस विल से 1 प्लस थीटा ई बाई टी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, तो 3n kb आएगा। 3n kb क्या होता है, 3r विच इज 3 इंटू गैस कॉन्स्टेंट, जो कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए थी, जो डुलोंग पेटिट ने भी बताई थी। तो विसे एट रूम टेम्परेचर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो इसके कंपैटिबल आ रहा है। अब डुलोंग पेटिट जो था वो स्मॉलर टेम्परेचर्स के ऊपर फेल कर गया था। अब देखते हैं स्मॉल टेम्परेचर्स के ऊपर, विच इज केस 2 व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो एज कंपेयर टू आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है इट विल बी मच ग्रेटर देन 1। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यहाँ का ये 1 से बहुत बड़ा है तो -1 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। निग्लेक्ट करेंगे तो पावर मेरी कैंसिल हो जाएगी एंड मेरा रिजल्ट आएगा ये। तो दिस शोज कि लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर CV का टेम्परेचर के ऊपर जो है एक एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस है, एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है विद टेम्परेचर। एंड ऑल्सो कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0 तो CV भी मेरा 0 की तरफ ही जा रहा है। तो ये चीज़ ही मेन एक्सप्लेन करने के लिए जो है आइंस्टाइन आगे आया था कि इसी फैक्ट को मुझे एक्सप्लेन करना है कि व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 मेरा CV भी 0 को टेंड करेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जिस तरीके से CV टेंड करा 0 को वो डिफरेंट था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बचा था जो आइंस्टाइन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और यही उसकी जो है फेलियर बना था। मतलब कि उसने चीज़ें एक्सप्लेन करी कि रूम टेम्परेचर पे भी कंपैटिबल है, लोअर टेम्परेचर पे भी कुछ हद तक कंपैटिबल है, लेकिन जिस तरीके से वो कंपैटिबल है वो तरीका ठीक नहीं था, वो ग्राफिकल डिपेंडेंस ठीक नहीं थी। इट शुड नॉट बी अ एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस बट अराउंड CV शुड बी प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। अगर ये डिपेंडेंस आती है तो ही ये ठीक होता। तो कुछ डिस्क्रिपेंसी जो है हमारे आइंस्टाइन मॉडल के अंदर भी बची थी, जिसको दूर करने के लिए एट द एंड कौन आया था, डिबाय, जो हम आने वाले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। डिबाय का अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सिंस वी डू नॉट नीड कि मैं दोबारा से ये चीज़ करा के आपको कंपेयर कराऊं। ये मेरी वीडियो आ जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर ये आएगी, जिसके अंदर हमने डुलोंग और आइंस्टाइन को कंपेयर करके जो है पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड इसके बाद जो लास्ट का सक्सेसफुल मेथड था या लॉ था विच वाज डिबाय लॉ, तो वो हम करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर।
तब तक के लिए पढ़िए, रिवाइज करिए, समझिए, डाउट्स पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत दूर के फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, राइट? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल। थैंक यू।